अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। फिर आप लोगों से वही गुजारिश, सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए और लाइक करिए और कमेंट्स भी लिखिए। तो आज की कहानी का नाम है झूठा और उसके राइटर हैं सरवर अकरम, और उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। कहते हैं कि झूठ की कोई नींव नहीं होती, मतलब कोई बुनियाद नहीं होती, यानी ऐसी बातें जिनकी कोई असल ना हो, जिनकी कोई जड़ ना हो। मगर ये भी एक फ़न है, लफ्ज़ों की कारीगरी का फ़न। और वो साहब भी जिनकी ये कहानी है, वो साहब भी ऐसी ही बेबुनियाद बातें करने में कमाल का फ़न रखते थे। सुनने वाला सुनता और हैरत ज़दा रह जाता और फिर अपना सर थाम लेता। एक झूठे शख्स का फसाना जो अमल की सच्चाई में खरा था। चाय के होटल में मामूल के मुताबिक रश था। दिन भर ये होटल आमतौर पर वीरान ही रहता, बस कभी कभी कोई चाय पीने आ जाता, वरना शाम होते ही लोगों का रश बढ़ना शुरू हो जाता। होटल वालों को एक फ़ायदा ये था कि होटल के सामने एक पार्क था जो कभी पुरौनक हुआ करता था, लेकिन अब हर तरफ वीरानी थी। होटल की कुर्सियां उस पार्क के एक हिस्से में लगा दी जाती, बल्ब रोशन कर दिए जाते। रात गए तक तारीकी में लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस होटल में एक किरदार बहुत दिलचस्प था, आमिर खान। बेचारे गरीब थे लेकिन नाम था आमिर। एक बार मैं इस होटल में बैठा था कि आमिर खान होटल में दाखिल हुए और मुझे देखकर मेरे करीब चले आए। अरे वसीम भाई साहब, मैंने खुदा से दुआ की थी कि कोई आज मुझे समझदार आदमी मिल जाए तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं समझदार हूँ? मैंने हंसते हुए कहा। अरे भाई, क्यों कसर नफ्सी से काम ले रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आप कहानियाँ लिखते हैं और माशरे में आपकी एक साख है। चले ठीक है, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। भाई, तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? आमिर खान ने पूछा। अरे नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने नीलम परी का नाम सुना है? आमिर खान ने राजदारी से पूछा। मैंने मुस्कुराना चाहा, ताहम खामोशी से सिर्फ उनको देखता रहा। बताओ, क्या आपने नीलम परी का नाम सुना है? कई बार, दास्तानों में, कहानियों में कई बार सुन चुका हूँ, मैंने कहा। बात यह है भाई कि वो नीलम परी कई बार मेरे पास आ चुकी है। कल रात भी आई थी, पहलू बदल कर रह गया। इनकी दिमागी सेहत पर शुबा होने लगा। मैंने भी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अजी अमीर साहब, क्या कह रही थी वो? भाई, मैं जानता था आपको यकीन नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं कहानियाँ लिखता हूँ। वाक़यात की एक ज़ंजीर है मेरे पास। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। खुदा आपका भला करे, इसीलिए तो मैं आपको तलाश में कर रहा था। अब बताएं, ये वो किस तरह आपके पास आती है और उसने आपसे क्या बातें की? मैंने तफसील जाननी चाहिए। उसने कहा, भाई, मेरी आदत है कि मैं आमतौर पर खिड़की खुली रख कर सोता हूँ। उस रात भी खिड़की खुली हुई थी। मैं जाग रहा था कि अचानक खिड़की पर कोई नमूदार हुआ। यकीन करें, ऐसा लगा जैसे खिड़की से चांद निकल रहा हो। वो उड़ती हुई खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हुई। मैं खौफज़दा तो था, लेकिन उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो गया था। इतना हुस्न के पूरे कमरे में रोशनी फैल गई थी। उसने मेरे पास आकर कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम सुना तो होगा, मैं नीलम परी हूँ। मेरे तो होश उड़ गए। नीलम परी का नाम तो बचपन से सुनता चला आ रहा था। दादी अम्मा सुनाया करती थी कि नीलम परी कोहे काफ की सबसे खूबसूरत परी है, और वही परी इस वक्त मेरे सामने मेरे कमरे में मौजूद थी। आमिर खान ने मुझे नीलम परी के बारे में बहुत कुछ बताया और मैं सुनता रहा। मैं उसकी परेशानी समझ चुका था। इस बीमारी को माली खुलिया कहते हैं। इसमें इस किस्म के मनाजिर दिखाई देते हैं, आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वो एक नफ्सियाती मरीज़ थे। मैंने उनके बारे में मोहल्ले के एक आदमी से दरियाफ्त किया तो वो हंस पड़ा। भाई, क्या तुमको भी उन्होंने कोई कहानी सुनाई है? तुमको भी से क्या मतलब है? क्या वो इस किस्म की कहानियाँ सुनाते रहते हैं? अरे भाई, वो एक नंबर के झूठे इंसान हैं। ऐसी ऐसी गप्पें हाँकते हैं कि मत पूछो। तुमको क्या बताऊँ। एक बार मुझसे कह रहे थे कि दुनिया भर के अखबारात में आते रहता है कि फ़लाँ ने हिमालय सर कर लिया, फ़लाँ ने हिमालय की चोटी पर पहुंचकर दम लिया। हर जगह उसकी तारीफ़ें होती है, उसको इनामात दिए जाते हैं। क्या किसी ने आज तक दुनिया को मेरे बारे में भी बताया?
क्यों खान साहब, क्या आपने भी हिमालय सर किया है? मैंने पूछा। 2 बार, आमिर खान ने बताया, और वो भी बगैर किसी सिलेंडर के। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वहाँ तो सिलेंडर के बगैर रह ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ, आमिर खान ने जवाब दिया। इसका मुझे अंदाज़ा था, इसीलिए मैंने अपने फेफड़ों में इतनी ऑक्सीजन भर ली थी, इतना ज़ख़ीरा कर लिया था कि ऊपर चला गया था। खान साहब, ये तो नामुमकिन है। ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा कैसे किया जा सकता है? भाई, तुमने हब्स दम के बारे में तो कुछ सुना होगा। जी हाँ, सांस रोकने की मशकें। खुदा तुम्हारा भला करे, बिल्कुल वही। मुझे उसकी प्रैक्टिस रही है। 4-4 घंटों तक सांसें रोक लेता था। चलें, क्या हिमालय पर भी ऐसा ही तजुर्बा किया? वही तो बता रहा था हूँ भाई। 4 घंटों के लिए सांसें रोक कर ऊपर चला जाता था। उसके अलावा ज़ख़ीरा भी लेकर जाता था। ऊपर जाकर जब स्टॉक ख़त्म हो जाता तो ज़रूरत पड़ती तो फिर नीचे आकर दोबारा एक बार फिर 4 घंटों का स्टॉक जमा करके चलता हुआ ऊपर पहुंच जाता। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि वो किस मेयार के झूठे हैं, उन साहब ने कहा। कमाल के आदमी हैं, ऐसे वैसे। उनके 2 बेटे हैं, दोनों बहुत ही माकूल पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत अच्छी जगह जॉब करते हैं, लेकिन वो भी अपने बाप की इन आदतों की वजह से शर्मिंदा रहते हैं। जाहिर है इन बेचारों को तो शर्मिंदा होना ही पड़ता होगा। मोहल्ले वाले उनके सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए भाई, जब वो कहने लगे तो चुपचाप सुनते रहो, किसी बात पर टोके नहीं, वरना वो नाराज़ भी हो जाते हैं। उस दिन मुझे आमिर खान साहब की आदत का अंदाज़ा हो गया। ये भी एक तरह की बीमारी ही है। असल में जो चीज़ एतदाल से निकल जाए वो बीमारी बन जाती है। मेरे एक दोस्त थे, प्रोफेसर शमीम। वो एक कॉलेज में नफ्सियात पढ़ाया करते थे। एक दिन मैं उनके पास उनके कॉलेज पहुंच गया। उस दिन उनके 2 पीरियड थे, 2 लेक्चर करके वो फारिग हो चुके थे। वो मुझे स्टाफ रूम में ले गए। हाँ भाई, आज इधर का रास्ता कैसे भूल कर आ गए? शमीम भाई, मैं एक केस लेकर आया हूँ आपके पास। ओहो, अब तुमको भी केस मिलने लगे? यार, संजीदा होकर बात सुनो, मैंने कहा। मेरे मोहल्ले के एक बंदे का केस है। तुम्हारे नए मोहल्ले का? हाँ, नए मोहल्ले का, मैंने बताया। अब मैं एक बात बताऊं, तुम खुद भी एक केस बन चुके हो। जब देखो तब मोहल्ला बदलते रहते हो, और हर मोहल्ले में कोई किरदार तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम उसकी कहानियाँ लिखने बैठ जाते हो। अरे, इसे इत्तेफाक ही समझ लो, मैंने कहा। लेकिन इस किस्म का इत्तेफाक भी उन्हीं के साथ पेश आता है जो जुस्तजू में रहते हैं। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। ये तो है। खैर, अब बताओ, अब कौन सा किरदार तुम्हारे सामने आया है? मैंने उन्हें आमिर खान के बारे में सब बता दिया। दिलचस्प? वो मुस्कुरा दिए। वैसे ये एक आम सा केस है। इस किस्म के लोग अपने ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। उनके सामने मनाजिर नमूदार होते हैं और वो इनको सच समझने लगते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मैं और कुछ देर शमीम साहब के पास बैठा रहा। हमारे दरमियान मुख्तलिफ़ बातें होती रहीं। फिर मैं उनके पास से इजाज़त लेकर वापस आ गया। चलते वक्त उन्होंने मुझसे एक बात कही। भाई, मैं एक बार उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। ऐसे लोग ज़रा कम ही मिलते हैं। मैं वापस आ गया। दूसरे दिन फिर आमिर खान से मुलाकात हुई। इस बार एक नई कहानी उनके पास थी। भाई, आप भी कहते होंगे कि क्या पागल बंदा है, कैसी कैसी बातें करता है, लेकिन क्या करूं, किसको यकीन दिलाऊं? अरे नहीं खान साहब, मैं आप पर यकीन करता हूं, क्योंकि मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूं। ये हुई ना बात, इसीलिए तो मैं आपको इतनी राज की बात बताता हूं। क्या फिर कोई बात हो गई? मैंने पूछा। यार, वही नीलम परी वाला मामला है। अब क्या हो गया? यार, क्या बताऊं, बताते हुए भी अजीब सा लग रहा है। आप सोचोगे कि कैसा आदमी है जो इस किस्म की कहानियाँ सुना रहा है। नहीं नहीं, बताएं क्या बात है। भाई, कल रात तो अजीब बात हुई। नीलम परी फिर मेरे पास आई थी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी दोस्त भी थी, जिसका नाम उसने सब्ज़ परी बताया था। वो भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी नीलम परी थी। उसने बताया कि वो दोनों मुझे तोहफे में दी गई हैं। यानी दोनों आपकी हो गई? हाँ भाई, यही तो बता रहा हूँ, आमिर खान ने कहा। इतना ही नहीं, बल्कि उसने कहा कि वो मेरे लिए एक जोड़ा भी लेकर आई है। कैसा जोड़ा? यार, वैसा ही जैसे दूल्हे को पहनाया जाता है, आमिर खान ने बताया, लेकिन बहुत खूबसूरत और शानदार बना हुआ। क्या बताऊं, इस जोड़े को पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मुल्क का शहज़ादा हूं। क्या शान थी मेरी। मैं हैरत से आमिर खान को देखता रहा। मेरा ख्याल था कि अब उनके दौरे की नीयत और शदीद होती जा रही थी। वो एक ऐसी कहानी सुना रहे थे जो शहज़ादा गुलफाम वगैरह के दौर की थी, या तो उन्होंने अलिफ लैला की कहानी पढ़ ली थी।
और उन कहानियों के ट्रांस में आ गए थे या फिर बुरी तरह माखुलिया के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे। मैंने उन्हें एक मशवरा दिया, खान साहब अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाई, आप ही इस मोहल्ले के एक माकूल आदमी मालूम होते हैं, इसीलिए तो आपको सुनाया करता हूँ। बताए क्या मशवरा है? आप मुझे तो सुना रहे हैं क्योंकि मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन ये किसी और को मत बताइएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, आमिर खान ने कहा। मुझ में अब अक्ल आ गई है क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि लोग मुझे झूठा समझने लगे हैं, हालांकि मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मैंने तो सुना है कि आपने हिमालय पहाड़ सर कर लिया था। अरे भाई, ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं, इनका क्या ढंढूरा पीटना। मैं अपना सर थाम कर रह गया। हर दिन उनके लिए एक नया दिन और एक नई कहानी का था। मैं उनके बेटों को नहीं जानता था, लेकिन एक दिन उनमें से एक से मुलाकात हो गई। उसका नाम सफदर था। मैंने जब अपना तारुफ करवाया तो कहने लगा, जनाब आपकी तलाश तो मुझे भी थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। खैरियत, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैंने उससे पूछा। वालिद साहब आपका जिक्र करते रहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बारे में? आपकी तारीफ़ करते रहते हैं। कहते हैं कि इस मोहल्ले में आप एक ही ऐसे जवान हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनको झूठा नहीं समझते, वरना यहाँ तो हर बंदा उनका मजाक उड़ाया करता है। मैंने कहा, जाहिल लोग हैं, इन्हें इंसान की ज़हनी दुश्वारियों का अंदाज़ा ही नहीं है। आप बताएं क्या हुआ है वालिद साहब को, वो क्यों ऐसी बातें करने लगे हैं? उसने मुझसे पूछा। कुछ भी नहीं, एक नफ्सियाती मर्ज़ है, इसमें तरह तरह के ख्वाब दिखाई देते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है? उसने पूछा। वो बेचारा बहुत मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं है, किसी माहिर साइकियाट्रिस्ट से रुजू करें, वो ठीक कर देगा। लेकिन हमारा तो कोई ऐसा जान पहचान वाला नहीं है। मैं अपने एक दोस्त से बात करूँगा, वो माहिर नफ्सियात है, मैंने उसे बताया। उसी मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती थी, बहुत गुर्बत के दिन गुजार रही थी। उसके बारे में बताया गया था कि मोहल्ले के कुछ घरों ने उसके लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा है। हर महीने में लोग उसे कुछ पैसे दे देते थे जिससे उसकी गुज़र बसर हो रही थी। उसके बारे में सुना था कि कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसका शौहर किसी फर्म में काम करता था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद इस औरत पर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। आमदनी का कोई सिलसिला नहीं था। 2 बच्चे भी थे, एक 10 साल का होगा, दूसरा 8 साल का था। दोनों स्कूल जाते थे। मैंने उन दोनों को देख रखा था। दोनों भी बहुत ही प्यारे बच्चे थे। खुद इस औरत की कैफियत ये थी कि पूरा मोहल्ला उसकी इज़्ज़त करता था। वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, बस तकदीर की गर्दिश में आ गई थी, वरना उसके दिन अच्छे गुजर रहे थे। वो बच्चों को खुद भी घर में पढ़ा लिया करती थी और कुछ बच्चे जमा भी हो गए थे। वो उनको अपने शौक़ में पढ़ाया करती थी। हो सकता है कि इन बच्चों के वालिदैन उसे कुछ दे भी देते होंगे, लेकिन उससे क्या होता है। ये अच्छा था कि मकान उसका अपना था, वरना और न जाने कितनी दुश्वारियाँ हो जाती। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी। उसे मालूम था कि मैं एक लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हूँ। वो मेरे घर भी आया करती थी। मेरी बीवी ज़ोहरा उसका बहुत ख्याल रखती थी, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए दे दिया करती थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो इस औरत को हर महीने 3000 रुपये दे दिया करे, जिस तरह मोहल्ले के दूसरे घरों ने बांध रखा है। क्या आप जानते हैं कि वो इन पैसों के बदले उनके घरों के काम कर देती है? बहुत ही खुददार किस्म की औरत है। एक तो इनके घरों के बच्चों को भी पढ़ा दिया करती है, उसके अलावा उनके घरों के दर्जनों काम भी कर देती है। हर परेशानी में उनके साथ खड़ी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर भी उससे बात करके देख लो। अब हमारे पास बच्चे तो है नहीं कि जिनको पढ़वाने भेजें। एक दिन उस मोहल्ले में अचानक शोर शुरू हो गया। मैं भी घबरा कर घर से बाहर आ गया। एक हादसा हो गया था। मोहल्ले के बहुत से लोग जमा थे। पता चला कि उस औरत का एक बच्चा बजरी के ट्रक के सामने आने वाला था कि अचानक किसी फरिश्ते की तरह आमिर खान ने झपट कर उस बच्चे को बचा लिया। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन खुद आमिर खान बच न सके। वो हलाक हो गए। उनकी लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए। मोहल्ले में कोहराम सा बर्पा हो गया। आमिर खान एक मकबूल शख्स थे। उनका झूठ एक तरफ, मगर लोग उनसे बातें करना और उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। आमिर खान ने एक बच्चे की जान बचाकर एक मिसाल कायम कर दी थी। मैं उस दिन अपने दफ्तर भी नहीं जा सका। मोहल्ले वाले सब आमिर खान के घर जमा थे। एक टेंट लगा दिया गया था। मैंने उस औरत को भी देखा जिसके बच्चे को बचाते हुए आमिर खान ने अपनी जान दे दी थी। उसके जो तासुरात थे उसके बारे में क्या कहा जाए। वो रो रही थी। एक तो उसके आंसू
बच्चे की जान बच जाने की शुक्रगुजारी के थे और दूसरी तरफ आमिर खान की मौत पर भी रो रही थी। 3 बजे के करीब आमिर खान की लाश अस्पताल से वापस आ गई थी। मोहल्ले की मस्जिद में उनकी नमाज अदा की गई। मैंने भी उनका चेहरा देखा। मैंने ऐसे बहुत से कम चेहरे देखे थे कि कैसा इत्मीनान था उस चेहरे पर। मैंने उनके पास जाकर धीरे से कहा, खान साहब मुबारक हो, आपका चेहरा बता रहा है कि नीलम परी और सब्ज़ परी आपके पास ही खड़ी हैं। खान साहब, आप चाहे ज़िंदगी भर झूठ बोलते रहे होंगे, लेकिन ये नीलम परी और सब्ज़ परी की दास्तान झूठ नहीं थी। मुबारक हो खान साहब, मुबारक हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सका। उनके मुतमईन चेहरे को देखता हुआ पीछे हट गया। बस इतनी सी थी कहानी। यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे लिए सोचने के बहुत सारे दरवाज़े खोल जाती है। क्या उन्होंने अपनी मौत से कबल जो परियां देखी थी, क्या वो मौत के फरिश्ते थे, या फिर उनको पेशगोई हो गई थी, या उस तरीके से उन्होंने कुछ अपनी मौत को करीब से देख लिया था, या उनकी मौत उनके सामने परियों की शक्ल में आई थी, या उन्होंने मौत को परी समझ लिया था। तो हम हर झूठे शख्स को ये नहीं कह सकते, वो तो बीमारी में थे, लेकिन हम झूठे शख्स को ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा झूठ ही बोल रहा हो। कभी कभी झूठे शख्स बहुत बड़े बड़े सच भी बोल जाते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। बस आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत बहुत, और मुझे दुआओं में याद रखिए, और कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।